मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहने वाले मदन जी, उनके अपार्टमेंट के बाहर ही एक पुराना कुआं था और उस कुएं में से रात के वक्त एक माँ और बेटा बाहर आते थे और कुछ बहुत भयानक चीज़ें करते थे। अगर आपको ये बातें सारी मजाक लग रही हैं तो लेट मी टेल यू, ये कोई मजाक नहीं है बल्कि एक असली इंसिडेंट है और इतना भयानक कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और उन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि इस दुनिया को एग्जिस्ट नहीं करती वो इन जगहों पे वास करना शुरू कर देती हैं और उसके बाद ऐसी भयानक चीज़ें होनी शुरू होती हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। आज का इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का है जो कि है मुंबई का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ और उनको नोटिफिकेशंस नहीं जाती वीडियो की। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिससे हमें थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट्स हमें सीधा डीएम भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अखिल नाम के इंसान ने। अखिल जी दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन अखिल जी ने बताया ये इंसिडेंट उनके दादाजी के साथ हुआ था जिनका नाम था मदन। अखिल ने बताया ये इंसिडेंट है 1980 के दशक का। इस समय जो मदन जी थे उनको फिल्में देखने का बहुत शौक था। दिल्ली में ही वो अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ देखा करते थे। धीरे धीरे ये जो फिल्मों का प्यार था वो बढ़ती उम्र के साथ साथ हीरो बनने का प्यार हो गया और देखते देखते उनको एक्टिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इसी के चलते वो चाहते थे एक्टिंग में प्रोसीड करना। साथ ही वो अपने एरिया में अपने घर पे बहुत ही एक एंटरटेनिंग से चाइल्ड थे, मतलब कि हर एक इंसान को खुश रखना, कुछ ना कुछ एक्ट करते रहना, कुछ ना कुछ ऐसी नौटंकी करते रहना जो कि लोगों को बहुत पसंद आती थी। और इसी के चलते बहुत सारे लोग उनको कहते भी थे कि आपको एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहिए। धीरे धीरे वक्त के साथ जब उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की होती है तो वो प्लान करते हैं दिल्ली के ही सराउंडिंग में कुछ थिएटर्स होते थे उनको अटेंड करने का, सो दैट थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस मिले, थोड़ा सा एक्सपोजर मिले एंड यू नेवर नो वहाँ पे कौन कैसा इंसान मिल जाए जो आपको कहाँ पहुँचा दे। वहीं दूसरी तरफ जो मदन जी के पिताजी थे उनको भी फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो भी चाहते थे उनका बेटा एक्टर बने, वो भी मूवीज़ में काम करे। इसी के चलते वो भी अपने बेटे की इस जिद पे मान जाते हैं और जो भी उनका खर्चा होता था, मतलब फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन इतना कर सकते थे कि अपने बेटे को थिएटर भेज सकें, वहाँ पे उनकी फ़ी दे सकें और साथ ही उनके खाने पीने का खर्चा भी उठा सकें। खैर अब जैसा डिसाइड होता है मदन जी थिएटर ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में ही वो थिएटर्स करना शुरू करते हैं और देखते ही देखते वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं एक्टिंग में। इनफैक्ट बहुत सारे जो उनके थिएटर हुआ करते थे उसमें बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड उनको बहुत बारी मिल चुका था। इसके अलावा बहुत सारे लोग उनकी अप्रिसिएशन भी किया करते थे, उनको कहते थे कि तू बहुत अच्छा काम करता है, तू बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और तू बहुत आगे भी जाएगा। इसी सब के दौरान मदन जी ने अखिल से शेयर किया कि जब वो ये थिएटर करते थे उसी समय वहाँ पे और भी कुछ एक्टर्स आया करते थे जिनका काफ़ी नाम था उस दौरान। वो नाम नहीं लेना चाहते लेकिन उस समय के बहुत सारे एक्टर्स थे जो उस दौरान बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। जब वो भी आते थे उन्होंने भी मदन जी का थिएटर देखा तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको मुंबई आना चाहिए, मुंबई में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद हो सकता है आप बहुत बड़े स्टार बन जाएं। मदन जी ने इन बातों को सीरियसली लिया था, लेना बनता भी था क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस था, उनका जो रिकॉर्ड था दिल्ली में थिएटर में वो बहुत ही अच्छा होता जा रहा था। फैमिली भी कहीं ना कहीं देख रही थी कि बेटा आगे जा रहा है, एप्रिसिएशन कमा रहा है, नाम कमा रहा है। इसी के चलते मदन जी अपने पिता से बात करते हैं और उनके पिता भी चाहते थे उनका बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्टिंग में ही आगे सक्सीड करे। इसी के चलते वो अग्री हो जाते हैं। वो मदन जी को कहते हैं कि जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे तेरे लिए, तू जा और अपने सपने पूरे कर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मदन जी ने भी सोच लिया था कि वो कोशिश करेंगे अपनी फैमिली का कम से कम खर्चा करवाने का, वो जितना जहाँ पे हो सकेगा पैसा बचाएंगे। इसी के चलते वो मुंबई शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ नोन लोग थे और उन्होंने उनकी हेल्प की मुंबई में शिफ्ट होने की।
आज का मुंबई और 1980 के दशक का मुंबई बहुत अलग हुआ करता था। मतलब उस समय ना तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी और ना ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। मतलब इसी के चलते बहुत सारे बिल्डिंग्स, घर एक दूसरे के आसपास नहीं बने हुए थे। इसी तरह का एक अपार्टमेंट था जो कि मदन जी को भी मिल जाता है। अपार्टमेंट का रेंट बहुत ज़्यादा नहीं था। इनफैक्ट इस एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं थे। नहीं रहने का भी एक कारण था। मदन जी तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जब ऑनर से बात होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं उनके साथ। वो उनको बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके पहले जा चुके हैं। उनका मानना है कि उन्हीं के अपार्टमेंट के बाहर एक कुआं है और वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। मतलब ये एक र्यूमर है कि वहाँ पे भूत प्रेत है या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि पैरानॉर्मल हैं। इसी के चलते वो मदन जी को समझाते हैं कि आप ये अपार्टमेंट ले तो लो, लेकिन रात के समय इस कुएं के आसपास मत जाया करो। हमें नहीं पता कि कितनी बातें सच हैं, कितनी झूठ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इतनी बातें कहते थे उनकी बात भी कहीं ना कहीं मानी जानी ज़रूरी थी। इसी के चलते जो ऑनर थे वो मदन जी को समझा देते हैं। अब मदन जी ये बात सुन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के दो बड़े रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि अपार्टमेंट बहुत सस्ता था और साथ ही इंडिपेंडेंट भी था। मतलब उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। वो प्रेफर करते थे अकेले रहना, क्योंकि उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, प्रैक्टिस करने का बहुत शौक था, और वो नहीं चाहते थे किसी ऐसे इंसान के साथ शिफ्ट हो जाएं जो कि उनको डिस्ट्रैक्ट करे उनके गोल से। इसी के चलते वो अकेला रहना प्रेफर करते थे। और दूसरी बात ये थी कि उनको भूत प्रेतों पे, आत्माओं पे, ब्लैक मैजिक पे, इस पे कोई भी यकीन नहीं था। इसी के चलते उनके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल थी और वो वहाँ रहना प्रेफर भी करते हैं। खैर, अब वहाँ पे शिफ्ट होते हैं और धीरे धीरे एक दो दिन अच्छे से बीत जाते हैं। लेकिन इस सब के दौरान भी मदन जी ने एक चीज़ नोटिस करना शुरू की थी। उन्होंने नोटिस करना शुरू किया था कि कहीं ना कहीं इस अपार्टमेंट की वाइब थोड़ी सी तो नेगेटिव लगती थी। कभी कभार ऐसा लगता था जैसे सच में इस एरिया में, इस अपार्टमेंट में कोई नेगेटिव एंटिटी वास करती है। ये सराउंडिंग्स, ये अंदर का अपार्टमेंट रात को स्पेसिफिकली बहुत नेगेटिव सी वाइब देता था। इसी के चलते कभी कभार उनको ये भी लगता था कि हो सकता है जो लोग कहते हैं वो बातें सच हो, लेकिन वो खुद को ही ये समझाते थे कि क्योंकि लोगों ने उनको ऐसा बताया है कि शायद ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है या फिर ये कुआं हॉन्टेड है, इसके अराउंड कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ रहती हैं। इसी के चलते उनका दिमाग उस तरह से वर्क कर रहा है। उनको ये चीज़ें सीरियसली नहीं लेनी चाहिए और जैसा जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। उनके लिए सब कुछ ठीक ठाक ही है। इसके अलावा जो मदन जी थे उनको कभी कभार सिगरेट पीने का शौक था, बहुत ओकेजनली पीते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो अकेले थे, टाइम पास के लिए कुछ चाहिए होता था। जब स्ट्रेस होता था, दिन भर का स्ट्रगल करने के बाद जब वापस घर पहुँचते थे तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता था। इसी के चलते वो रात के समय एक सिगरेट लगा लेते थे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते थे। खाना बाहर से खा लिया तो खा लिया, नहीं तो जो लंच किया होता था उसके बाद वैसे ही भूखे रात को सो जाते थे। उनको शिफ्ट हुए 2 से 3 दिन हो गए थे। वो जानते थे हो सकता है 1 महीना उनका स्ट्रगल का ही बीते। बहुत सारी जगहों पे बातचीत हो रही थी, बहुत सारी जगहों पे उनको डेट्स भी मिल रही थी कि अब आके ऑडिशन देना या फिर यहाँ पे आके ट्राई करना। इस तरह के बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बनना शुरू हो गए थे, सिंपल भाषा में कहें तो। लेकिन इस सब के दौरान ही 2 से 3 दिन के बाद ही रात को वो वापस पहुंचते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लेट वो हो चुके थे, क्योंकि मुंबई में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे इंसान लेट नाइट भी बैठ सकता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, दिन भर जो किया उसको कैसे इंप्रूव कर सकता है ये सोच सकता है। मदन जी भी इसी तरह से लेट नाइट ही वापस आए थे। टाइम काफ़ी हो चुका था, लेकिन जैसे वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे उनका दिमाग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था। इसी के चलते वो इसी कुएं की दीवार पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे एक सिगरेट लगाते हैं और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। उनको वो सब कुछ भूल चुका था जो इस ऑनर ने उनको बताया था कि इस कुएं के आसपास रात को नहीं जाना है। खैर, वो वैसे भी इन पैरानॉर्मल चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे। इसी के चलते जैसे ही वो सिगरेट लगाते हैं, थोड़ी ही देर में उनको अपने अराउंड का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है। उनको कहीं ना कहीं एक वियर्ड फीलिंग आ रही थी कि शायद कुछ तो है जो नेगेटिव है यहाँ पे। इसी के चलते वो अपना सिगरेट बुझाते हैं और कहीं ना कहीं ये ऑनर की बात उनके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। इसी के चलते वो उठते हैं और अपने कमरे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इस कुएं से इनका कमरा लगभग 22 से 25 कदम ही दूर था। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे उन्हीं के पीछे उनको पैरों की आवाज़ आ रही है, और पैर इस तरह से जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो, शायद कोई कुएं से निकल के आया था, एक अकेला इंसान। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी, ऐसा लग रहा था जैसे सच में उनके पीछे कोई चल रहा है। मदन जी ने बिना सोचे पीछे मुड़ के देखा। जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। अचानक से जैसे वो फिर से घूमते हैं
अपने दरवाजे की तरफ जाना शुरू करते हैं, ये पैरों की आवाज़ एक से बढ़ के दो हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे दो इंसान उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक पैर थोड़ा लेट लेट रखा जा रहा था और दूसरा पैर बहुत फास्ट, जैसे एक इंसान बड़ा है और एक इंसान छोटा है। ये सुनते ही कहीं ना कहीं अब मदन जी को ये सारी बातें स्टक करना शुरू हो गई थी कि जो उस ऑनर ने कहा था कहीं वो बात सच तो नहीं, जो लोग कह के जाते हैं कहीं वो बात सच तो नहीं। वो भागते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, दरवाज़ा लॉक करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। देखते देखते थोड़ी देर में उनको नींद पड़ भी जाती है। मदन जी ने बताया कि उनको डर लगता था, उनको ये चीज़ें अजीब लगना शुरू हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रेव भी बहुत ज़्यादा थी कि क्या ही कर लेगी कोई एंटिटी, उनको मार तो नहीं सकती, सिर्फ डरा सकती है। और जो पैसे का खेल था वो उनके लिए ज़्यादा बड़ा था उस समय, क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे। उम्र भी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस उम्र में उनको कमाना चाहिए था, शादी कर लेनी चाहिए थी, उस उम्र में वो स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी फैमिली के पैसों पे पल रहे थे। इसीलिए वो ये अपार्टमेंट शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया था। कहीं ना कहीं ये भी सोच लिया था कि चीज़ें अगर भयानक भी होंगी तो भी वो यहीं पे रहेंगे, कुछ नहीं होगा उनको, वो जानते हैं। मदन जी अंदर जाते हैं और बहुत हिम्मत दिखाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर में उनको नींद पड़ भी जाती है। लेकिन अचानक से मिडनाइट में उनकी नींद खुलती है। जब नींद खुलती है तो उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्दें हो रही थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत भारी वर्कआउट किया है, जैसे उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है। और लिटरली कुछ ऐसा हुआ भी था जिसकी वजह से शायद रियलिटी में ये सब कुछ हो रहा था। मदन जी को उठने से पहले ही एक सपना पड़ा हुआ था और इस सपने में वो इस कुएं की दीवार पे ही बैठे हुए थे और इस कुएं से एक अजीब सी शैडोज़ बाहर आ रही थी, कभी एक औरत की तो कभी एक बच्चे की, और वो बार बार इन शैडोज़ को वापस कुएं में धकेल रहे थे। ये सब कुछ बहुत देरी तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मदन जी को स्लीप पैरालिसिस का अटैक भी पड़ा था और इसी दौरान ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन सोचने वाली बात है, स्पेसिफिकली एक औरत और एक बच्चा ही क्यों? ये कुएं के ऊपर ही ये सिनेरियो क्यों हो रहा था? और सबसे बड़ी बात, जब वो उठे तो उनको असल में ये दर्दें क्यों हो रही थी? उन्होंने बिना देरी किए लाइट्स ऑन की, अपनी घड़ी में टाइम देखा, रात के 3:15 हो रहे थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कुएं के आसपास कुछ भी नहीं था। सब कुछ बहुत नॉर्मल था और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था शायद उन्होंने कुएं के बारे में ज़्यादा सोच लिया, लोगों की बातों पे ज़्यादा तवज्जो दे दी, इसी वजह से उनके साथ ये चीज़ें इस रात हुई हैं। ऐसा कभी कभार हम मानते भी हैं कि हमारे सपने में जो चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे दिन से रिलेट करती हैं। हमने उसके बारे में सोचा होता है, उसके बारे में बातचीत की होती है और तभी इस तरह के इंसान हमारे सपनों में आते हैं। लेकिन कभी कभार आपने नोटिस किया होगा, कुछ सपने ऐसे आते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता। कभी कभार कोई ऐसा इंसान दिख जाता है जिसके बारे में हमने काफ़ी दिनों से सोचा ही नहीं होता। कहीं ये सपने इसी तरह की इंडिकेशन तो नहीं होते। खैर, अब आते हैं वापस इंसिडेंट पे। मदन जी कहीं ना कहीं थोड़े से डरे भी हुए थे। रात का बहुत लेट ये समय था, अकेले वो रहते थे इस अपार्टमेंट में और कहीं ना कहीं डर उनके अंदर घर कर रहा था। लेकिन मदन जी बहुत ज़्यादा डिवोशनल भी थे, इसी के चलते उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उनको ये भी नहीं पता चला कि कब उनको नींद आ जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अगली सुबह हो जाती है और सुबह होते ही बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। भूत प्रेत इस तरह की चीज़ों से दिन में इंसानों को डर नहीं लगता। हमें ये भी महसूस नहीं होता कि हमारे सराउंडिंग कोई इस तरह की प्रेजेंस है भी या नहीं। इसी तरह का ये दिन मदन जी का भी था। वो उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसी तरह से अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में चले जाते हैं। रात होती है, रात को वो फिर से वापस पहुंचते हैं। उसी तरह से लेट नाइट वो अपने कमरे में सो जाते हैं। अचानक से रात के बीचों बीच उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ थी एक बच्चे के उनके अपार्टमेंट के अंदर ही यहाँ वहाँ भागने की। हालांकि उस समय ये अपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था उनके बेड के आसपास ही ये बच्चा भाग रहा है। मदन जी की नींद खुल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि पिछले कल की तरह उनको स्लीप पैरालिसिस का अटैक तो नहीं पड़ा है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि ये सब कुछ शायद उनका वहम है। थोड़ी ही देर में ये बच्चे की भागने की आवाज़ बच्चे की हंसने की आवाज़ में बदल जाती है। ये सब कुछ बहुत बढ़ता जाता है और धीरे धीरे दूसरी तरफ मदन जी अपनी नींद से बाहर आ रहे थे। देखते देखते बच्चे के भागने की आवाज़ भी बंद हो जाती है, उसके हंसने की आवाज़ भी बंद हो जाती है और ये सब कुछ बदल जाता है औरत की पायलों की आवाज़ में। मतलब सब कुछ बहुत भयानक हो रहा था। बस एक कॉमन फैक्टर था और वो कॉमन फैक्टर ये था कि जो कुछ भी हो रहा था वो कहीं ना कहीं दो इंसानों की तरफ से हो रहा था। मतलब जो कुएं से फुटस्टेप्स की आवाज़ उनको उनके पीछे आ रही थी,
वो भी दो इंसानों की थी, एक बच्चे की, एक किसी बड़े इंसान की। पिछले दिन जिन शैडो से अपनी स्लीप पैरालिसिस की हालत में वो लड़ रहे थे, वो भी एक बच्चे की थी, एक औरत की थी। और अब जो उनको आवाज़ें सुनाई दे रही थी अपने अपार्टमेंट के अंदर से, बच्चे के भागने की थी, हंसने की थी, और साथ ही औरत की पायलों की आवाज़ थी। शुरू में वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि कुछ पैरानॉर्मल एंगल शायद सच में है इस अपार्टमेंट का। बेहतर होगा वो इन चीज़ों को इग्नोर करें और जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दें। उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो वैसे भी मेंटली पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से लोगों का फोकस चेंज हुआ, और आज के ज़माने में ये चीज़ें कम होती हैं लेकिन पहले बहुत होती थी। इसी के चलते लोग अवेयर भी होते थे और उनको इतना डर भी नहीं लगता था। मदन जी ने भी ये चीज़ें अपने तक ही रखी हुई थी, लेकिन अचानक से ये पायलों की जो आवाज़ थी, उनको ऐसा लगता है जैसे भाग के उन्हीं की तरफ आ रही है। ये चीज़ उनको डरा देती है और एकदम से झटके से उनकी नींद खुल जाती है। उनको लगता है कि पायलों की आवाज़ उनसे आके टकराई है और उसने ही उनको पूरी तरह से नींद से बाहर निकाल दिया है। जैसे वो उठते हैं, फिर से लाइट्स ऑन करते हैं और लाइट्स ऑन करते ही वो घड़ी में टाइम देखते हैं, 3:15। आखिरकार ये फैक्टर क्यों हो रहा था इस तरह से? रात के इसी समय ये चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही थी? बातें उन्होंने अभी तक अपने तक ही रखी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे ऑनर से कुछ भी डिस्कस करना। क्या ही वो डिस्कस करते, क्योंकि ऑनर ने तो उनको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक पैरानॉर्मल एंगल है, बेहतर होगा आप इस कुएं के पास रात को ना जाएं। अगर मदन जी उनके पास जाते तो उनको बताना पड़ना था कि रात को वो इस कुएं पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको कहना था कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था। इसी के चलते उन्होंने बातें अपने तक ही रखी हुई थी। अब आती है अगली रात। वो जानते थे उनके साथ इस रात भी शायद कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ब्रेव थे और वो जानते थे कि कहीं ना कहीं ये एंगल इस घर में है, लेकिन वो भी मानेंगे नहीं। वो इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो सेफ थे। इतना कुछ होने के बावजूद वो जानते थे सब बेहतर ही रहेगा, उनकी जान तो नहीं जाएगी। बाकी जो पैरानॉर्मल एंगल है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। अगली रात एक और भयानक इंसिडेंट होता है। मदन जी रात को सो रहे थे, अचानक से उनके कमरे के साइड में एक विंडो है और ये विंडो से बाहर ही वो कुआं भी दिखता है। चांद की रोशनी में उनको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था, मतलब चांद की रोशनी उन पे पड़ रही थी और ये विंडो की शैडो, जो ग्रिल्स लगी हुई थी उसकी शैडो उनकी तरफ पड़ रही थी। अचानक से इसी शैडो में उनको दो अपीयरेंसेस भी दिखना शुरू हो जाती हैं इसी खिड़की से। मतलब कि एक बड़ी अपीयरेंस थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत की अपीयरेंस हो, और एक छोटी अपीयरेंस थी जो कि पॉसिबली किसी बच्चे की अपीयरेंस थी। ये चीज़ें उनको फिर से कहीं ना कहीं डरा देती हैं। वो बहुत श्योर होते जा रहे थे कि जो भी इंसिडेंट ये होते हैं इससे लेना देना एक औरत का और एक बच्चे का ज़रूर है। आखिरकार इनके पीछे का राज क्या है वो ये जानना चाहते थे। अभी तक उनको पता नहीं था, लेकिन जैसे वो ये सब कुछ देखते हैं वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये शैडोज़ खिड़की से बाहर से नहीं दिख रही थी, बल्कि ये शैडोज़ घर के अंदर ही खड़ी थी। उस रिफ्लेक्शन से उनको ये शैडोज़ उनकी तरफ ही देखती हुई दिख रही थी। मदन जी फिर से उठते हैं, भागते हैं और ये लाइट्स ऑन करते हैं। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं ये दोनों शैडोज़ गायब थी, लेकिन वहाँ पे कुछ था जो बता रहा था कि चीज़ें सच में भयानक हैं। असल में जहाँ पे ये शैडोज़ खड़ी थी वहीं पे नीचे गीले पैरों के निशान लगे हुए थे, जैसे पानी लगा हुआ था, जैसे सच में कोई गीले पाँव लेके घर के अंदर आया है। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की बंद थी, तो आखिरकार ये जो भी चीज़ अंदर आई थी कहाँ से आई थी? वो बहुत क्लियर थे, पैरानॉर्मल एंगल ही है इस सब की वजह। इसी के चलते वो फिर से अपने बेड पे जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में नींद पड़ भी जाती है। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख भी आते हैं, लेकिन इंसान इसी तरह से टाइम के साथ हर चीज़ से यूज टू होता जाता है। मदन जी भी इसी तरह से, उनको आदत होने लग पड़ी थी इन चीज़ों की। कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि इस तरह का कुछ होता है और ये रियल है, लेकिन अभी तक वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाए थे कि ऑनर से जाके पूछें कि आखिरकार इस सब का मैटर क्या है। अपने तक ही रखे हुए थे। लेकिन अब आता है चौथा दिन, जब लगातार उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स होना शुरू होते हैं। रात को उसी तरह से सो रहे थे, फिर से मिडनाइट में ही ये चीज़ें सारी मिडनाइट में ही हो रही थी और समय भी लगभग 3:15 के आसपास का ही होता था। जैसे ही ये सेम ही 3:15 बजे के आसपास का समय होता है, अचानक से उनका दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बैंग होना शुरू हो जाता है, जैसे कोई उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रहा हो बाहर से। मदन जी की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही फिर से एक बच्चे की हंसने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के बैंग होने की आवाज़। ये चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। मतलब डर शायद उनके अंदर से धीरे धीरे निकलता जा रहा था।
दूर होता जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इरिटेशन बढ़ती जा रही थी। दिन भर उनको काम नहीं मिल रहा था, कहीं से भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, और जब थक के वो रात को सोते थे तो उनको किसी न किसी तरह से ये चीजें परेशान कर रही थी। अब उन्होंने ठान लिया था कि अगली सुबह कुछ भी हो जाए वो ऑनर से जान के रहेंगे कि आखिरकार इस सबके पीछे का मैटर क्या है। अब जैसे तैसे अगली सुबह होती है, हनुमान चालीसा वो पढ़ के सो गए थे, चीज़ें नॉर्मल रही थी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो वो ऑनर के पास जाते हैं। ऑनर से डिस्कस करते हैं कि आखिरकार मैटर है क्या, क्यों इस अपार्टमेंट को पैरानॉर्मल माना जाता है, क्यों लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भयानक चीज़ें होती हैं। ऑनर ने बताया तुमसे पहले भी यहाँ पे 4-5 किराएदार आए थे, वो सब के सब थोड़े ही टाइम में चले गए, कुछ ही दिनों में इनफैक्ट। इसके अलावा उनसे पहले एक माँ और उसका पति रहते थे, लेकिन ये जो पति था ये बहुत नशे करता था, कुछ बुरी आदतें थी उसमें। इसी के चलते उसने एक रात इसी समय 3:15 से 3:30 के बीच अपनी बीवी को, अपने बच्चे को मार दिया और इसी कुएं में फेंक दिया ताकि वो डूब के पूरी तरह से मर जाए। मतलब पहले बहुत पिटाई की दोनों की, उनको अधमरा कर दिया था और उसके बाद कुएं में फेंक के उनको मार दिया। इसके बाद वो पति पकड़ा भी गया, जेल में भी था, लेकिन सस्पिशियस वे में ही जेल में ही उसकी मौत भी हो गई। बहुत सारे लोगों ने, जेलरों ने यही माना कि शायद उस माँ बेटी ने ही अपना रिवेंज लिया है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे भी होनी शुरू हो गई थी। रीज़न क्या था उनको पता नहीं था, लेकिन लोगों का मानना यही था कि उनको ये माँ बेटी रात को दिखते हैं। अब कहीं ना कहीं मदन जी बहुत श्योर थे कि जो लोग कहते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं, बातें कहीं ना कहीं सच हैं, और जो लोगों का मानना है वही उनका भी मानना था। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे एक माँ और बेटी की मौत हुई है, लेकिन उनको रात को वही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं वो नहीं जानते थे, लेकिन अब ये चीज़ें उनकी समझ में आ गई थी। बिना देरी किए वो कहीं ना कहीं सारे के सारे मैटर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ें शायद उनको आगे भी परेशान करेंगी, और दूसरी तरफ उनको सिंपैथी भी थी इनके साथ कि आखिरकार क्यों उनको मुक्ति नहीं मिली है। इसी के चलते वो वापस अपने घर जाते हैं दिल्ली। अपने पिता से ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। जब अपने पिता से डिस्कस करते हैं तो उनके पिता उनको एक बाबा के पास लेके जाते हैं। अब जैसे बाबा के पास पहुंचते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई थी उस अपार्टमेंट में, इस तरह से 2 खून हुए थे, जिसने मारा था उसको भी मार दिया गया जेल के अंदर ही, किसने किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो माँ और बेटी हैं ये अभी भी वहाँ पे घूमते हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता इनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये बाबा उनको बताते हैं कि असल में उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जो लास्ट के राइट्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं हुए हैं, शायद इसी वजह से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही। अब उनको एक सोल्यूशन बताया जाता है। इसी के चलते मदन जी वापस इसी अपार्टमेंट में जाते हैं, ऑनर से पूछते हैं कि ये जो माँ और बेटी थी इनका कुछ सामान अगर वहाँ पे बचा हो। तो ये ऑनर जो था इसने एक बैग रखा हुआ था जो कि इसी घर के अंदर था, बाकी का सामान तो ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन ये बैग ही मदन जी को वो दे देता है। मदन जी इस बैग को जलाते हैं वापस दिल्ली आके। इसके बाद जो राख थी इस बैग की उसको उठाते हैं और उसको लेके वो हरिद्वार जाते हैं। वहाँ पे प्रॉपर वे में सब कुछ हिंदू मान्यता के अनुसार किया जाता है। इन सारी चीज़ों को गंगा जी में बहाया जाता है और उसके बाद मदन जी वापस आ जाते हैं। अखिल ने बताया कि मदन जी इसके बाद मुंबई कभी भी नहीं गए। इनफैक्ट एक्टिंग के ऊपर से उनका भरोसा भी उठ गया था, ह्यूमैनिटी के ऊपर से उनका भरोसा उठ गया था। ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशान कर रही थी, और एक्टिंग वो चाह के भी इसके आगे कर ही नहीं पाए, उसमें वो इंटरेस्ट ले ही नहीं पाए। हालांकि काफ़ी सालों के बाद उनका मुंबई जाना हुआ। उस ऑनर से वो मिले तो उस ऑनर ने बताया कि इनके जाने के बाद, मतलब मदन जी के जाने के बाद, वहाँ पे एक और किराएदार आए और पिछले काफ़ी सालों से वही वहाँ पे रह रहे हैं। कोई पैरानॉर्मल चीज़ उनके साथ नहीं हुई, वो बहुत अच्छे से खुशी से वहाँ पे रह रहे थे। कहीं ना कहीं बातें क्लियर थी। मदन जी ने जो इन दोनों के लिए किया था उससे उन दोनों को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन मदन जी ने कुछ बहुत भयानक एक्सपीरियंसेस ले लिए थे लाइफ के, जिसकी वजह से उनका काफ़ी हद तक इंसानियत से भरोसा भी उठ गया था। वो दिल्ली में ही रहे, उसके बाद से उन्होंने अपना ही बिजनेस रन किया और वही वो करते रहे अपनी रिटायर होने की उम्र तक। अब वो काफ़ी एजड हैं, इसी के चलते आराम से घर पे ही बैठते हैं, लेकिन एक्टिंग में वो आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाए। हम सबकी लाइफ में इस तरह के कुछ मोमेंट्स आते हैं जो हमें झकझोर देते हैं। कहीं हमारे गोल्स कुछ और होते हैं, हमें किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। ऐसा ही हुआ मदन जी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मदन जी के ये एक्ट्स देख के लगता है कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप जरूर करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सजेशन दे सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ,
लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मैसेजेस में अपने इंसिडेंट हमसे शेयर कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।